दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका लेट्स क्रैक यूपी एग्ज़ाम्स में। यूपी एग्ज़ाम्स की तैयारी इस चैनल पे होती है आपको। इस वीडियो में हम अर्थव्यवस्था संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े करंट सहित देंगे और 3 वीडियो आएंगे अर्थव्यवस्था के। कंप्लीट इकोनॉमी आपकी तैयार हो जाएगी। ये पहला वीडियो है, थोड़ा लंबा होगा। बाकी के 2 वीडियोस भी फैक्चुअल होंगे और जो परीक्षाओं में आपके पूछे जाते हैं, फालतू नहीं, उतने में आपकी तैयारी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो पहला वीडियो, फिर 1-2 दिन में दूसरा वीडियो दूंगा। 3 वीडियो आएंगे अर्थव्यवस्था के। चलिए शुरू करते हैं। 20-21 से प्रारंभ करते हैं। बजट 2020-21 का जब आकार जो पूछा जाएगा, आकार आप क्या बताएंगे, क्या ऑप्शन टिक करेंगे? 30,42,230 करोड़ रुपए ये बजट 2020-21 का आकार रहा, जो कि 2019-20 का जो संशोधित जो आंकड़ा रहा उससे 12.7% अधिक रहा। उत्तर प्रदेश बजट से तुलना करें, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। 18 फरवरी 2020 को वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, जो कि उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री हैं वर्तमान में, इनके द्वारा पेश किया गया उत्तर प्रदेश सरकार का बजट 2020-21, और इसका जो आकार रहा वो रहा 5,12,860 करोड़ रुपए, 72 करोड़ रुपए। ये अब तक का सबसे बड़ा बजट है उत्तर प्रदेश सरकार का। तो दोनों में तुलना करके पढ़िएगा, कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। और यह 2019-20 से पूछा जाए कितना ज़्यादा है, तो 33,159 करोड़ रुपए अधिक है 2019-20 के बजट से, यूपी का बजट जो इस बार रहा। आम बजट जो भारत सरकार का है उसका राजकोषीय घाटा की बात करें तो 2018-19 में राजकोषीय घाटा जहां पे 3.4 था अंतिम आंकड़ों के अनुसार, 2019-20 में यह बहुत ज़्यादा हो गया, 3.8 हो गया, क्योंकि अनुमानित था 3.3, लेकिन घाटा बढ़कर 3.8 हो गया। अब 2020-21 अर्थात वर्तमान वित्त वर्ष में जो अनुमानित आंकड़ा है कितना है राजकोषीय घाटा का? 3.5। राजस्व घाटे की बात करें 2018-19 में 2.4, 2019-20 में अनुमानित था 2.3, लेकिन ये ज्यादा रहा, 2.4 रहा। 2020-21 में 2.7 रहेगा, ऐसा अनुमानित किया गया है। प्रभावी राजस्व घाटा 2018-19 में 1.4, 2019-20 में 1.5, अनुमानित था 1.3, लेकिन ठीक है बढ़कर 1.5% हो गया। ये जीडीपी का 1.5% है दोस्तों। 2020-21 में 1.8% होने का अनुमान है जीडीपी का। प्राथमिक घाटे की बात करें तो 2018-19 में 0.4% रहा, जहीं 2019-20 में ये 0.7% हो गया, जबकि अनुमान था केवल 0.2%, काफी ज्यादा बढ़ गया। 2020-21 की बात करें तो यह अनुमान 0.4% पुनः लगाया गया है। तो ये पूछा जा रहा है प्रश्न, काफी बार से आरओ के एग्जाम में भी देखा गया, तो बीईओ में भी पूछ सकता है स्टेटमेंट के माध्यम से। आय की बात करें तो भारत सरकार की जो सबसे ज्यादा आय का जो स्रोत है वो है उधार एवं अन्य देयताएं, वो 20% है, और दूसरे स्थान पे जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर और निगम कर दोनों ही दूसरे स्थान पे हैं। दोनों 18% आय कराते हैं भारत सरकार की। व्यय की बात करें तो करों व शुल्कों में राज्य का जो हिस्सा बांटा जाता है भारत सरकार के द्वारा, वो सबसे ज्यादा व्यय का स्रोत है। कितना? 20% वहां पर खर्च होता है भारत सरकार का। ब्याज भुगतान में दूसरे नंबर पे 18%, और तीसरे स्थान पे केंद्र सरकार की जो स्कीम्स चलती हैं, योजनाएं चलती हैं, 13% उसमें खर्च होता है। तो ये खर्च की टॉप 3 मदें हैं। अब हम विस्तृत अध्ययन करेंगे आर्थिक सर्वेक्षण और बजट का। आर्थिक सर्वेक्षण 2020 में दोस्तों, जो कि बजट के एक दिन पूर्व यह घोषित होता है, 31 जनवरी 2020 को यह प्रस्तुत किया गया। 31 जनवरी 2020 को वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के द्वारा। ये इसको तैयार किसने किया? डीईए, आर्थिक मामलों के विभाग ने। और इसमें जो मुख्य योगदान रहता है, मुख्य आर्थिक सलाहकार का रहता है, जो कि इस समय कौन है? के सुब्रमण्यम है। ये दोनों तैयार करते हैं मिलकर, और वित्त मंत्री जो है इनको पेश करता है। इसकी जो थीम रही आर्थिक सर्वेक्षण की, वो रही वेल्थ क्रिएशन, धन बनाना या धन सृजन। इसका जो कलर रहा, रंग रहा, वो रहा लेवेंडर। क्या रंग रहा इसका? लेवेंडर। आर्थिक वृद्धि की बात करें तो आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2019-20 में जो आर्थिक वृद्धि रही 5% रही। पहले 3 क्वार्टर्स में केवल 5% रही, जो कि 10 वर्षों में सबसे कम रही।
2020-21 में 6 to 6.5% यह अनुमानित किया गया है। 2018-19 की बात करें तो यह कितना थी, 6.8% थी। काफी अच्छी पोजीशन थी उस समय। धन सृजन व 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने हेतु यह कहा गया वित्त मंत्री के द्वारा कि धन सृजन के लिए और 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी 2024-25 तक बनाने के लिए, जो कि अभी दूर की कौड़ी दिख रही है, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था इस समय संकट के दौर से गुजर रही है, ये हर कोई मान रहा है। तो बाजार के अदृश्य सहयोग को मजबूत करना, इसे भरोसे का सहारा देना, व्यापार व निवेश अनुकूल नीतियां बनाना, समान अवसर प्रदान करना, ये 4 जो है मुख्य चीजें अपनाई जाएंगी भारत सरकार द्वारा, ऐसा कहा गया है। विश्व बैंक के अनुसार नई कंपनियों के गठन के मामले में यह बहुत महत्वपूर्ण है। भारत विश्व में तीसरे स्थान पे है। नई कंपनियों के गठन के मामले में भारत विश्व में तीसरे स्थान पे है। वर्ष 2014 में भारत में 70,000 नई कंपनियां खुली थी, जबकि 2018 में ये इनकी संख्या बढ़ के 1.24 लाख हो गई। तो 1.24 लाख नई कंपनियां खुली 2018 में, जो कि 2014 की तुलना में 80% की वृद्धि दर्शाता है। सबसे ज्यादा कंपनी जो खुली वो सेवा सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में खुली, दूसरे स्थान पे विनिर्माण सेक्टर और तीसरे स्थान पे अवसंरचना व कृषि सेक्टर में नई कंपनियां खुली हैं। विश्व निर्यात में भारत की हिस्सेदारी कितनी बताई गई है आर्थिक सर्वेक्षण में? 2025 में 3.5% करने का लक्ष्य है और 2030 में कितना करने का लक्ष्य है? 6% करने का लक्ष्य है। दोनों ही आपको याद रखना है। 2025 तक देश में अच्छे वेतन वाली 4 करोड़ नौकरियां पैदा की जाएंगी, ऐसी बात आर्थिक सर्वेक्षण में की गई है। और 2030 तक ये इनकी संख्या बढ़ के 8 करोड़ हो जाएगी। तो कुल 8 करोड़ नौकरियां 2030 तक और 4 करोड़ नौकरियां 2025 तक। और कैसी? अच्छे वेतन वाली नौकरियां। अच्छा वेतन क्या है ये हालांकि वित्त मंत्री ने नहीं बताया। विदेशी मुद्रा भंडार 10 जनवरी 2020 तक कितना था भारत का? तो ये अक्सर पूछा जाता है। $461.2 बिलियन ये भारत के पास विदेशी मुद्रा भंडार है। चालू खाता, देखिए बिलियन और मिलियन में अंतर समझिएगा। कभी कभी मिलियन डॉलर दे देता है तो कंफ्यूज हो जाएंगे, तो बिलियन डॉलर है, ठीक है। चालू खाता घाटा की बात करें तो 2018-19 में जीडीपी का 2.1% रहा चालू खाता घाटा भारत का। 2019-20 में जीडीपी का 1.5% रह गया, तो कम हो गया चालू खाता घाटा जो है जीडीपी का, केवल 1.5% रह गया 2019-20 में। शीर्ष जो निर्यात हुए हैं कहां हुए हैं भारत के? तो यूएसए, फिर दूसरे स्थान पे यूएई और तीसरे स्थान पे चाइना, चौथे स्थान पे हांगकांग। शीर्ष आयात कहां से हुआ है भारत में? तो चीन, दूसरे स्थान पे यूएसए, तीसरे स्थान पे यूएई, चौथे स्थान पे सऊदी अरब। शीर्ष 5 व्यापारिक साझेदार अर्थात आयात निर्यात कुल मिलाकर के, तो यूएसए पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पे चाइना, तीसरे स्थान पे यूएई, चौथे स्थान पे सऊदी अरब, 5वें स्थान पे हांगकांग। शीर्ष आयात किस पदार्थ का हुआ है अगर पूछा जाए तो शीर्ष आयात की मद क्या रही भारत में? कच्चा पेट्रोलियम, फिर दूसरे स्थान पे सोना, तीसरे स्थान पे पेट्रोलियम उत्पाद, चौथे स्थान पे कोयला, 5वें स्थान पे कोक एवं ब्रिकेट्स। शीर्ष निर्यात की मद क्या रही, कौन सी? तो अक्सर एक ही पूछा जाता है, हालांकि कभी मान लीजिए 2-3 दे दिया तो क्रम से। तो पेट्रोलियम उत्पाद ही पहले स्थान पे, निर्यात के मामले में भी सबसे ज्यादा निर्यात किया जाता है। दूसरे स्थान पे बहुमूल्य पत्थर, तीसरे स्थान पे औषधियों के नुस्खे। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि मर्चेंटाइज जो आयात हैं उनमें कमी आई है और नॉन पीओएल निर्यात में वृद्धि हुई है, पूछ सकता है। बजट 2020-21 की बात करें, अब बजट की बात करते हैं। 1 फरवरी 2020 को, जैसा कि मैंने बताया, वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया। इसमें कहा गया भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। भारत फिर से विश्व की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। बजट की पृष्ठभूमि, क्योंकि बीच में 7वें स्थान पर पहुंच गया था। बजट की पृष्ठभूमि 2 बातों पर आधारित है इस बार, प्रौद्योगिकी उन्नयन और दूसरा 15 से 65 उत्पादक जो आयु वर्ग है उसका वरदान। इन 2 बातों पर बजट की पृष्ठभूमि आधारित है। इसकी 3 थीमें हैं। 3 थीमें कौन कौन सी हैं? थीम देकर के आपसे ऑप्शन में पूछ सकता है। एक तो है महत्वाकांक्षी भारत, दूसरा है सबके लिए आर्थिक विकास और तीसरा है सामाजिक संरक्षण। इन 3 थीमों पर यह बजट बनाया गया है इस बार का। चर्चा के पूर्व एक कश्मीरी भाषा में
कविता पढ़ती हैं, प्रत्येक कार्य जो हम करते हैं सभी करते हैं वही सुंदर वतन के लिए है। ये किसकी कविता थी, बहुत महत्वपूर्ण है, पंडित दीनानाथ कौल की कविता थी, पूछा जा सकता है। कश्मीरी भाषा में ये कविता थी, हालांकि ये हिंदी उसका एक प्रकार से हिंदी अनुवाद है। पीपीपी मॉडल पे, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, उसके मॉडल पे किसान रेल की घोषणा की है। किसान रेल लाने की घोषणा वित्त मंत्री ने की है, महत्वपूर्ण है। किसान रेल नाम याद रखिएगा। उन राज्यों की सहायता जो एक जिला एक उत्पाद योजना पर फोकस करेंगे, उनके लिए सहायता कार्यक्रम चलाए जाएंगे भारत सरकार के द्वारा। जैसे उत्तर प्रदेश सरकार है, उसमें एक उत्पाद एक जिला योजना चलाई जा रही है, तो ऐसे जो राज्य होंगे जो ऐसी योजनाएं चलाएंगे, उनको भारत सरकार के द्वारा संवर्धन किया जाएगा, उनकी सहायता की जाएगी इस कार्य में। टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान चालू किया गया है, जिसका लक्ष्य 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य पूर्ण करना है। तो इसमें यह अभियान सहायता करेगा। टीबी हारेगा देश जीतेगा, यह स्लोगन याद रखिएगा। स्वास्थ्य क्षेत्र में 69,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसको आयुष्मान भारत भी कहते हैं, उसमें अकेले 64 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 2020-21 में स्वच्छ भारत मिशन हेतु 12,300 करोड़ रुपए खर्च किए जाने का प्रावधान है। जल जीवन मिशन, जो कि पिछले बजट में चलाया गया था जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा, उसमें 3.60 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान है। स्टडी इन इंडिया, जो विदेशी छात्र हैं उनको भारत में शिक्षा संस्थानों पे शिक्षण के लिए आकर्षित करने के लिए स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम की घोषणा पिछले बजट में की गई थी। तो इसके लिए, इसके तहत एशियाई व अफ्रीकी देशों में इंडसैट आयोजन का प्रस्ताव रखा गया है इस बार। तो कहां एशियाई व अफ्रीकी देशों में। 2020-21 में शिक्षा क्षेत्र में जो खर्च है 99,300 करोड़ है। कौशल विकास में जो खर्च होगा 3,000 करोड़ रुपए होगा, ये बजट में कहा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इस बार की बात है कि सिंधु लिपि को पढ़ने की बात की गई है, तो यह एक मुख्य बात है। सिंधु लिपि की कई जो कठिन भाषाएं थी उनको पढ़ा जा चुका है, ये कामयाबी हासिल हो चुकी है, ऐसा वित्त मंत्री ने कहा है। हालांकि इस पे विस्तृत व्याख्यान आना भी बाकी है। 5 नए स्मार्ट शहरों को विकसित करने का प्रस्ताव है। तो 5 नए स्मार्ट शहरों को अब विकसित करने का प्रस्ताव। अभी तक 100 स्मार्ट शहर थे, अब बढ़कर 5 कितने हो जाएंगे, अब 105 स्मार्ट शहर हो जाएंगे। उच्चतर निर्यात ऋण वितरण हासिल करने के लिए एक नई स्कीम, क्या नाम है, निर्वीक स्कीम भारत सरकार द्वारा चलाई जाएगी। किस लिए, उच्चतर निर्यात ऋण वितरण हासिल करने के लिए। 5 पुरातत्व स्थलों का विकास की बात की गई है, तो वो 5 पुरास्थलों का नाम याद रखिएगा। एक राखीगढ़ी है, हरियाणा में स्थित है। हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। शिव सागर ये असम में स्थित है। धौलावीरा गुजरात में स्थित है। आदिचननलूर ये तमिलनाडु में स्थित है। तो ये 5 नाम आपको याद रखने हैं। रांची में एक जनजाति संग्रहालय को समर्थन की बात की गई है, तो जनजाति संग्रहालय जो रांची में बनेगा उसको भारत सरकार समर्थन करेगी। लोथल में पोत संग्रहण की स्थापना की जाएगी। आपको पता है लोथल जो है विख्यात है गोदीबाड़ा के लिए, जो हड़प्पा सभ्यता में था, तो वहां पर एक पोत संग्रहालय की स्थापना की जाएगी। G20 के आयोजन 2022 में जो आयोजन होगा उसके लिए 100 करोड़ रुपए के खर्च की बात बजट में है। विनिर्माण क्षेत्र में कारपोरेट टैक्स निगम कर, तो इसमें नई कंपनियों हेतु 15% और मौजूदा कंपनियों हेतु 22% टैक्स जो है कर दिया गया है। तो ये एक बहुत बड़ी छूट दे दी गई है निगम कर में। विवाद से विश्वास योजना, ये महत्वपूर्ण है। विवाद से विश्वास योजना किससे संबंधित है पूछ सकता है, तो प्रत्यक्ष करों की मुकदमेबाजी को कम करने हेतु विवाद से विश्वास योजना की घोषणा हुई है। पिछले बजट में सबका विश्वास योजना अप्रत्यक्ष करों से संबंधित थी, जो विवाद और मुकदमेबाजी कम करने से संबंधित थी, उसका क्या नाम था, सबका विश्वास। सबका विश्वास था, यह अप्रत्यक्ष करों से संबंधित था, और विवाद से विश्वास ये प्रत्यक्ष करों से संबंधित है। प्रत्यक्ष कर जैसे आपका आयकर, निगम कर आदि हो गया, जबकि अप्रत्यक्ष कर जैसे आपका जीएसटी हो गया, वस्तु एवं सेवा कर, ये सभी अप्रत्यक्ष कर हैं। तो प्रत्यक्ष कर के लिए विवाद से विश्वास, अप्रत्यक्ष कर के लिए इंडिया एक्ट 1934 के तहत वह कौन सा सेक्शन है जो रिजर्व बैंक को 1 रुपए के नोट छापने के अधिकार से वंचित करता है? 21(1), 22(1), 23(1) या 24(1)। दोस्तों
आप जैसा कि आप जानते हैं कि 1 रुपए का नोट रिजर्व बैंक न जारी करके वित्त मंत्रालय जारी करता है, और 1 रुपए के नोट पर रिजर्व बैंक के गवर्नर का साइन नहीं होता, बल्कि वित्त सचिव का, वित्त मंत्रालय का जो वित्त सचिव होता है उसका सिग्नेचर होता है। तो इसका उत्तर 24(1) है। जो आरबीआई अधिनियम, आरबीआई एक्ट 1934 है, उसका सेक्शन 24(1) रिजर्व बैंक को 1 रुपए के नोट को छापने के अधिकार से मना करता है, जबकि जो सेक्शन 22 है दोस्तों, सेक्शन 22 के तहत आरबीआई को नोट जारी करने का अधिकार प्राप्त है। मुद्रा अध्यादेश 1940, जो करेंसी ऑर्डिनेंस 1940 था, उसका जो नियम है उसके अनुसार 1 रुपए का नोट भारत सरकार द्वारा, जबकि 2 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक की करेंसी या नोट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी करके छापे जाते हैं। हालांकि रिजर्व बैंक 10,000 रुपए तक का नोट छाप सकता है। भारत में 1 रुपए का नोट वित्त मंत्रालय छापता है। भारत के स्वतंत्र होने के समय दोस्तों, जब स्वतंत्रता हुई थी भारत की, तो 1 रुपए की गणना जो है 16 आने में होती थी, अर्थात 16 आना 1 रुपए के समान होता था। लेकिन याद रखिएगा 1957 के बाद इस प्रणाली को बदल दिया गया और दशमलव प्रणाली लाई गई 1957 में। अब रुपया आने से बदलकर पैसे में हो गया। कितने पैसे? 1 रुपए में 100 पैसे हो गए। और एक बात और कि 1949 में दोस्तों रुपयों पर, पहले क्या था, 1949 के पहले राजा जॉर्ज पंचम, जो इंग्लैंड के राजा थे, उनकी तस्वीर रहती थी, जिसको 1949 में हटा करके अशोक स्तंभ छापा गया इसमें। और 1996 से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अशोक स्तंभ जो है, जहां पर पहले अशोक स्तंभ रहता था, तो उसकी स्थिति बदल दी गई, उसको साइड में कर दिया गया और उसके स्थान पर महात्मा गांधी की फोटो छापने का निर्णय लिया गया। तो ये 1996 से महात्मा गांधी नोट पर आ गए। आगे बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना के समय प्रारंभिक पूंजी कितनी थी इसकी? 2 करोड़, 5 करोड़ रुपए, 9 करोड़ रुपए या 10 करोड़ रुपए? तो कितने करोड़ रुपए प्रारंभिक पूंजी थी भारतीय रिजर्व बैंक की? तो दोस्तों याद रखिएगा, 20 का उत्तर है 5 करोड़ रुपए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम जो एक्ट 1934 था, उसके तहत 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ रुपए की पूंजी के साथ इसकी स्थापना की गई थी। इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1 जनवरी 1949 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया। इसका भी मुख्यालय दोस्तों मुंबई में है और इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय कहां कहां हैं? मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई। एक और प्रश्न पूछा जाता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेंसी नोट जारी करने के लिए कौन सी पद्धति अपनाता है? तो न्यूनतम कोष पद्धति को यह अपनाता है। इस पद्धति के अनुसार दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास कुल मिलाकर किसी भी समय कम से कम 200 करोड़ रुपए के मूल्य का जो है कोष होना चाहिए। और इस 200 करोड़ रुपए के कोष में दोस्तों कम से कम 115 करोड़ का स्वर्ण भंडार, ठीक है, और 85 करोड़ का विदेशी मुद्रा भंडार होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के संबंध में निम्न में से कौन सत्य है? हाल ही में चर्चा में भी था भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान संबंध में, अर्थात द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। इसके बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है या है? यह संसद द्वारा पारित चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 द्वारा स्थापित संस्थान है। यह कॉर्पोरेट मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। यह व्यावसायिक चार्टर्ड लेखाकारों को प्रशिक्षण प्रदान करता है, या फिर यह सदस्यों पर दंडात्मक कार्रवाई भी कर सकता है। तो आपको बताना है कौन कौन से इसमें सही है। एक बार फिर पढ़ देता हूं। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान संबंध में कौन सा सत्य है या है? यह संसद द्वारा पारित चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 द्वारा स्थापित संस्थान है। यह कॉर्पोरेट मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। यह व्यावसायिक चार्टर्ड लेखाकारों को प्रशिक्षण प्रदान करता है। और चौथा, यह सदस्यों पर दंडात्मक कार्रवाई भी कर सकता है। तो दोस्तों देखिए डी इसका उत्तर हो गया,
सभी सही है इसके। जो ICAI है, इस अर्थात भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान जो है, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ICAI है, यह इसकी स्थापना चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम 1949 द्वारा की गई थी। ठीक, और यह संस्थान कारपोरेट कार्य मंत्रालय या मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अधीन कार्यरत है। बिल्कुल सही है। और इसका कार्य क्या है? इसका जो शिक्षण कार्य हैं, जो बिजनेस स्टैंडर्ड्स हैं, उनका जो है निर्माण और अनुपालन सुनिश्चित करना भी इनका कार्य है। साथ ही सदस्यों द्वारा जो उत्तरदायित्व विहीन कार्य किए जाते हैं या नियम विरुद्ध कार्य किए जाते हैं, उसके खिलाफ ये दंडात्मक कार्रवाई भी कर सकते हैं। ठीक है ना? तो चारों ही इसके जो है चारों ही सही हैं कथन। उपर्युक्त सभी डी इसका उत्तर होगा। सर्वप्रथम किस भौगोलिक उत्पाद को भारत में GI टैग प्राप्त हुआ? तो दोस्तों, दार्जिलिंग चाय, नीलांबुर सागौन, टीक, सोलापुर चद्दर या फिर तंजावुर की पेंटिंग। तो सर्वप्रथम दोस्तों याद रखिएगा, 2004 में दार्जिलिंग चाय को भारत में भौगोलिक संकेत या GI का टैग दिया गया। दार्जिलिंग आप जानते हैं पश्चिम बंगाल का उत्तरी क्षेत्र है, जो चाय उत्पादन और पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। नीलांबुर सागौन दोस्तों, यह केरल का है, केरल राज्य संबंधित है। इसको दिसंबर 2017 में GI टैग मिला। ठीक है ना? वन उत्पाद श्रेणी में मिला था। सोलापुर चद्दर, यह कहां से संबंधित है? महाराष्ट्र संबंधित है। और तंजावुर की पेंटिंग तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। अब आइए विभिन्न तथ्यों को, महत्वपूर्ण तथ्य जो परीक्षा उपयोगी हैं, उनको देख लेते हैं। ये सही सुमेलित भारत से निर्यात वस्तुएं और गंतव्य देश किस देश को जाते हैं मुख्यतः आपको बताना है। लॉएस्क, देखिए लॉएस्क जापान, चमड़े का सामान रूस जाता है, चाय का व्यापार यूके के साथ ज़्यादा होता है, यूके में ज़्यादा निर्यात होता है भारतीय चाय, और सूती कपड़ा ज़्यादातर अमेरिका USA में जाता है। लॉएस्क जापान, चमड़े का सामान रूस, चाय यूके, सूती कपड़ा USA। सुपर, देखिए बहुत तेजी से फैक्ट्स हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं परीक्षा के लिए, खासकर UPPCS के लिए। तेजी से पढ़ेंगे, ज़्यादा समय न लेते हुए। सुपर 301 क्या है? यह अमेरिकी व्यापार एवं प्रतिस्पर्धा अधिनियम 1998 की वह धारा है जिसके तहत अमेरिका द्वारा किसी देश के विरुद्ध आर्थिक कार्यवाही की जाती है, आर्थिक प्रतिबंध वगैरह लगाए जाते हैं सुपर 301 द्वारा। वर्ष 1946 में स्थापित संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के सदस्य के रूप में नामित या सम्मिलित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? श्रीमती हंसा मेहता थी। व्यापार व माल निशान एक्ट कब पारित किया गया था? वर्ष 1958 में व्यापार एवं माल निशान एक्ट पारित किया गया था 1958 में। POCSO कानून का संबंध किससे है? बच्चों से। इसको पास्को एक्ट भी कहा जाता है। इनर्जी स्टैटिस्टिक्स नामक पत्रिका कौन प्रकाशित करता है? CSO, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन इनर्जी स्टैटिस्टिक्स नामक पत्रिका प्रकाशित करता है। इनर्जी जुड़ा हुआ है, इसलिए आप भ्रम में मत आइएगा, CSO ही जारी करता है इसको। ABC सूचकांक बहुत हाल में चर्चित भी रहा। किससे संबंधित है? यह स्वास्थ्य से संबंधित है ABC सूचकांक। जयंत पाटिल समिति संबंधित है। देखिए ABC वगैरह के बारे में हमने चर्चा की हुई है MCQs में, आप जाके देख सकते हैं वीडियोस हमारे करंट अफेयर्स के जो हैं। ठीक है, यहाँ पर फैक्ट्स पे चर्चा होगी क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं UPPCS में। जयंत पाटिल समिति संबंधित है किससे? अत्यल्प वर्षा वाले क्षेत्रों के विकास से संबंधित है जयंत पाटिल समिति। गाडगिल मुखर्जी सूत्र के अंतर्गत अधिकतम भार दिया गया है। किसको दिया गया है? जनसंख्या को अधिकतम भार दिया गया गाडगिल मुखर्जी सूत्र के अंतर्गत। TS कृष्णमूर्ति, KC पंत, AM खुसरो और RC लोहाटी किनके क्षेत्रों से संबंधित रहे हैं? कौन कौन रहे हैं इनके बारे में? TS कृष्णमूर्ति दोस्तों ये भूतपूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहे हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त, वित्त आयोग के अध्यक्ष,
CJI, ये सब महत्वपूर्ण जो पद हैं, इनको आपको मुख्य सूचना आयुक्त, ये सब आपको इनके नाम याद रखने हैं। ठीक है, कोई और ऑप्शन नहीं है याद रखने के अलावा। चाहे आप कोई उसके लिए ट्रिक अपना लीजिए, या मैं देखता हूं ट्रिक बनता है तो मैं आपको जरूर बता देता हूं। तो टीएस कृष्णमूर्ति भूतपूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहे हैं। केसी पंत अध्यक्ष रहे हैं 10वें वित्त आयोग के। एएम खुसरो अध्यक्ष रहे हैं 11वें वित्त आयोग के। और आरसी लोहाटी ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं भूतपूर्व। ये कौन कौन से व्यक्ति हैं, किस किस चीज से संबंधित रहे हैं, ये देख लीजिए। एमएस स्वामीनाथन ये हरित क्रांति से संबंधित रहे हैं। एलके झा दोस्तों कराधान से संबंधित रहे हैं। सीटी कुरियन ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित रहे हैं। मोरारजी देसाई ये बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण स्थापित करने के लिए, बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण संबंध में ये संबंधित रहे हैं। ये समिति है और किससे संबंधित है? गोईपोरिया कमेटी ये बैंकिंग सेवा सुधार संबंधित है। नानजुन-दप्पा समिति रेलवे के किराए से संबंधित है। रंगराजन समिति भुगतान संतुलन संबंधित है। और रेखी समिति अप्रत्यक्ष करों से संबंधित है। गोईपोरिया कमेटी बैंकिंग सेवा सुधार, नानजुन-दप्पा रेलवे किराया, रंगराजन भुगतान संतुलन, रेखी समिति अप्रत्यक्ष कर। रेखी समिति और वांचू समिति में अंतर है। रेखी समिति अप्रत्यक्ष कर संबंधित है, वांचू समिति प्रत्यक्ष कर संबंधित है, इसलिए कंफ्यूजन हो जाती है दोनों के नाम में, लेकिन याद रखिएगा। गाडगिल कमेटी और कस्तूरी रंगन कमेटी रिपोर्ट, ये दोनों दोस्तों पश्चिमी घाट के संरक्षण से संबंधित हैं। दत्त कमेटी औद्योगिक लाइसेंसिंग संबंधित है। वांचू समिति प्रत्यक्ष कर संबंधित है। राजमन्नार कमेटी केंद्र राज्य संबंध संबंधित है। और चक्रवर्ती समिति मौद्रिक प्रणाली से संबंधित है। दृष्टि 2025 का संबंध किससे है? खाद्य उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है। GHI रिपोर्ट बनाने में उपयोग किया जाता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट जो है, जो IFPRI द्वारा जारी होता है, इसको बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? याद रखिएगा, अल्प पोषण, शिशु वृद्धि रोधन तथा शिशु मृत्यु दर। ठीक है। जलधारा योजना किससे संबंधित है? ये मरुस्थल के किसानों को पंप सेट कम किराए पर देने से संबंधित है, मुफ्त में नहीं दिया जाता है, याद रखिएगा। केंद्र सरकार द्वारा यह योजना लागू की गई है। भूमि अधिग्रहण विधेयक कितने संशोधनों के बाद लोकसभा में पारित हुआ था? भूमि अधिग्रहण विधेयक कुल 9 संशोधनों के बाद लोकसभा से पारित हुआ था। हरियाली कार्यक्रम का संबंध है, किससे संबंधित है? जल संचयन व प्रबंधन संबंधित है। वन प्रबंधन भी रहता है उसमें, तो वन प्रबंधन गलत हो जाएगा। जल संचयन व प्रबंधन संबंधित है हरियाली कार्यक्रम। विश्व के जल संसाधनों का लगभग कितना प्रतिशत भारत के पास है दोस्तों? लगभग 4% भारत के पास है। कमैया प्रणाली क्या है? यह नेपाल में श्रमिकों में पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही एक परंपरा है श्रमिकों के मध्य। क्या नाम है? कमैया प्रणाली, नेपाल से संबंधित है। नेट मीटरिंग संबंधित है किससे? परिवारों या उपभोक्ताओं द्वारा सौर ऊर्जा उत्पादन व उपयोग से संबंधित है नेट मीटरिंग। विद्युत उत्पादन का अवरोही क्रम, आपको अवरोही क्रम बताना है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा बांध भी पूछा था अभी हाल ही में परीक्षा में। सबसे ज्यादा बांध कहाँ है? तो महाराष्ट्र में ही सबसे ज्यादा बांध है दोस्तों। तो महाराष्ट्र, फिर गुजरात, फिर तमिलनाडु, फिर उत्तर प्रदेश। भारत में वर्तमान प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष बिजली का उपयोग कितना है? लगभग में पूछा जाता है तो 1075 किलोवाट प्रति घंटा, लगभग इतनी बिजली की आवश्यकता प्रति व्यक्ति को पड़ती है प्रतिवर्ष। 1075 किलोवाट पर प्रति घंटा, सॉरी यह उपयोग है दोस्तों, ठीक है ना, आवश्यकता नहीं। वर्ष 2016 में भारत के ऊर्जा क्षेत्र में सकल उत्पादन क्षमता में नवीकरणीय ऊर्जा का अंश लगभग कितना था? 15% था लगभग। नवीकरणीय ऊर्जा का ऊर्जा क्षेत्र में सकल उत्पादन क्षमता में अंश 15% था। अति अल्पकालीन बाजार उपयुक्त होता है किसके लिए? सब्जी वाली फसलों के लिए। प्रश्न पूछा जा चुका है सब्जी वाली फसलों के लिए किस प्रकार का बाजार उपयुक्त होता है? तो अति अल्पकालीन बाजार। जैव डीजल मिशन का क्रियान्वयन कौन कर रहा है दोस्तों?
ग्रामीण विकास मंत्रालय कर रहा है, ऊर्जा मंत्रालय नहीं कर रहा है, ग्रामीण विकास। इस तरह के प्रश्न काफी कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। जैव डीजल मिशन का क्रियान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय कर रहा है। ई चौपाल क्रियान्वयन करता है कौन? आईटीसी, विभिन्न खाद्य प्रोडक्ट भी ये बनाता है आईटीसी, ई चौपाल का क्रियान्वयन करता है यह। लुप्त होती महिलाएं का विचार किसने दिया था? यह विचार अमर्त्य सेन ने दिया था। विश्व आर्थिक मंच के संस्थापक कौन है? किसने स्थापना की थी? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, जो सबसे ज्यादा रिपोर्ट इसी की जारी होती हैं, क्लास श्वाब ने इसकी स्थापना की थी। ई लाला पोर्टल, यह क्या है? यह छोटे व्यापारियों के लिए जारी किया गया है और भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय ने इसको जारी किया है। अथावना का क्या अर्थ होता है, क्या तात्पर्य होता है? भू राजस्व विभाग को ही अथावना कहा जाता है, अथावाना। ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं, उनका मुख्यालय BMW AG, डायमलर AG, रोनाल्ड SA, वॉक्सवैगन AG। तो BMW AG और वैगन AG ये जर्मनी के हैं, डायमलर AG ब्रिटेन का है, रेनॉल्ट SA यह फ्रांस का है। भारतीय पेटेंट कानून लागू हुआ कब? 1972 में भारतीय पेटेंट कानून लागू हुआ। सूचकांक रेजिडेक्स संबंधित है किससे? भूमि की कीमत से संबंधित सूचकांक है, 2007 में सबसे पहले जारी किया गया इसको। आर्थिक समीक्षा तैयार करता है कौन? वित्त मंत्रालय तैयार करता है। बेनेलिक्स देश कहा जाता है किनको? बेल्जियम, नीदरलैंड और लक्समबर्ग को। ठीक है, बे से बेल्जियम, ने से नीदरलैंड और लिक्स से आप लक्समबर्ग समझ लीजिए। बेनेलिक्स देश इनको कहा जाता है मिला के। भारत में प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन कब किया गया? 2003 में भारत में प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन किया गया। खादी एवं ग्रामीण उद्योग कमीशन का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में इसका मुख्यालय है। कंपनियां हैं, उनके प्रमुख केंद्र देख लीजिए, बाल्को, नाल्को, हिंडाल्को और इंडाल्को। ये किससे संबंधित है? ये एल्युमिनियम कंपनियां हैं दोस्तों, एल्युमिनियम कंपनियां हैं। और प्रमुख केंद्र कहाँ कहाँ हैं इसके? तो बाल्को ये कहाँ कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ के कोरबा और महाराष्ट्र के कोयना में। नाल्को कहाँ है? दामनजोड़ी, उड़ीसा के दामनजोड़ी में है। हिंडाल्को रेणुकूट, उत्तर प्रदेश के रेणुकूट में है। और इंडाल्को JK नगर, पश्चिम बंगाल, मुरी झारखंड और अलवाय केरल में ये इंडाल्को है, तो इसको याद रखिएगा। और माल्को एक और कंपनी है, माल्को, ये चेन्नई के मेट्टूर में है और वहीं सलेम में भी स्थित है, मेट्टूर और सलेम में। अब केंद्र है, औद्योगिक केंद्र, और किस उद्योग से संबंधित है? बहुत महत्वपूर्ण है, शिवकाशी केंद्र, जिसको लिटिल जापान उपनाम से भी जाना जाता है। नेहरू द्वारा यह नाम दिया गया था, लिटिल जापान। ये आतिशबाजी और माचिस उद्योग से संबंधित है। ठीक है, शिवकाशी केंद्र तमिलनाडु में स्थित है। पीतमपुर यह मध्य प्रदेश में स्थित है, ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए जाना जाता है। काकीनाडा पश्चिम बंगाल में जूट के लिए प्रसिद्ध है। विरुधनगर तमिलनाडु में स्थित है, सूती वस्त्र के लिए। चन्नापटना कर्नाटक में स्थित है, रेशम के लिए। टीटागढ़ वेस्ट बंगाल में कागज के लिए। भदोही उत्तर प्रदेश में है, कारपेट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। लखेरी राजस्थान में स्थित है, यह सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। टुंडू झारखंड में है, जस्ता उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। भाटापाड़ा वेस्ट बंगाल में है, जूट के लिए प्रसिद्ध है। भारत के चीनी, कपड़ा, जूट व लौह इस्पात उद्योग में से किस उद्योग में अधिकतम श्रमिक लगे हुए हैं? किस उद्योग में अधिकतम श्रमिक लगे हुए हैं? कपड़ा उद्योग में। इन चारों में कपड़ा उद्योग में सबसे ज्यादा श्रमिक कार्यरत हैं। केंद्रीय रेशम बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1949 में हुई थी। स्पंज आयरन के उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? भारत का। भारत स्पंज आयरन के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। स्वतंत्रता के बाद अब तक भारतीय अर्थव्यवस्था की सर्वाधिक वृद्धि दर किस वर्ष रही है? तो 1988-89 में जब राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे, उस समय 10.2% वृद्धि दर थी, जो कि अभी तक की सर्वाधिक वृद्धि दर रही है। यह क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हाल ही में भारत सरकार के सांख्यिकी मंत्रालय ने
अपनी आधिकारिक वेबसाइट पे एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें 2006-07 में जब मनमोहन गवर्नमेंट थी तो उस समय वृद्धि दर 10.08% थी, ऐसा एक आंकड़े में बताया गया। लेकिन बाद में मोदी गवर्नमेंट की काफ़ी फजीहत हुई, उसमें विवाद उत्पन्न हुआ, तो आधिकारिक वेबसाइट से हटा दिया गया और उसको अनुमानित आंकड़ा केवल बताया गया। ठीक है, तो अभी भी जो है 10.2% जो है वृद्धि दर स्वतंत्रता के बाद से अब तक की सर्वाधिक वृद्धि दर यही है, 1988-89 में थी। याद रखिएगा, एसडीआई की गणना में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा के लिए अधिकतम तथा न्यूनतम मान वर्षों में है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो जन्म के समय जीवन प्रत्याशा ली जाती है उसके लिए अधिकतम मान 83.6 वर्ष है एवं न्यूनतम मान 20 वर्ष है। भारत निर्माण के अंतर्गत शामिल हैं। भारत निर्माण योजना दोस्तों, यह कब लॉन्च की गई? 16 दिसंबर 2005 से शुरू की गई। ग्रामीण विकास मंत्रालय इसको चलाता है और 6 क्षेत्र, चूंकि ये बहुत पुरानी हालांकि योजना होगी, लेकिन यूपी पीसीएस में आए किसी न किसी प्रश्न पत्र में पूछ ही लिया जाता है, इसलिए इसको याद रखिएगा। पुरानी योजना भले है लेकिन महत्वपूर्ण है परीक्षा दृष्टि से। 6 क्षेत्र कुल इसमें थे। कौन कौन? ग्रामीण आवास, ग्रामीण जलापूर्ति, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण टेलीफोन या संचार, ग्रामीण सड़कें और सिंचाई कार्यक्रम। ये 6 जो क्षेत्र हैं इनको याद रखिएगा। मनरेगा के विषय में कुछ विशेष बातें मनरेगा के बारे में जान लीजिए। 2006-07 में कुल 200 जिले इसमें शामिल थे जब शुरुआत हुई इसकी। 2007-08 में 330 जिले और 2008-09 में 640। पूरे 2011 की जनगणना के अनुसार 640 कुल जिले जो हैं उनमें यह योजना प्रारंभ की गई 2008-09 में। परिवारों द्वारा रोजगार की मांग, ये 3.1 करोड़ परिवारों द्वारा रोजगार की मांग की गई। इसके तहत रिपोर्ट है पूरी, देख लीजिए। केंद्र राज्य के व्यय का वहन अनुपात इस योजना में 90% केंद्र का, 10% राज्य का। क्रियान्वयन इकाई कौन है? ग्राम पंचायत इसका क्रियान्वयन करती है। नरेगा से मनरेगा में नाम परिवर्तन कब हुआ था? 2 अक्टूबर 2009 को। लाभ प्राप्तकर्ता इकाई कौन है? इसमें परिवार है। इसमें महिलाओं का हिस्सा कितना है? 2015-16 के आंकड़े के अनुसार 57%, 57%। महिलाओं की वैधानिक आवश्यकता कितनी थी? 33% आवश्यकता थी, लेकिन 57%, यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। अनुसूचित जनजातियों का हिस्सा 2013-14 के आंकड़े के अनुसार 17% रहा। इसमें अनुसूचित जातियों का हिस्सा 23% रहा। मनरेगा की मजदूरी की बात की जाए तो जनवरी 2011 से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से यह जोड़ा गया। सुझाव के लिए समिति जो बनाई गई उस कौन सी समिति थी? मिहिर शाह समिति, शाह समिति भी कहते हैं इसको, फरवरी 2012 में बनाई गई। मजदूरी के भुगतान में विलंब को कम करने के लिए सभी राज्यों में चरणबद्ध ढंग से इलेक्ट्रॉनिक निधि प्रबंधन प्रणाली EFMS प्रारंभ की गई है। यूपीएससी में IAS में पूछा गया था प्रारंभिक परीक्षा में। अधिसूचित सूखा प्रभावित तालुकों ब्लॉकों में प्रति परिवार 100 दिनों से ज्यादा का अतिरिक्त रोजगार 50 दिन अब अनुमन्य है। कहां कहां? अधिसूचित सूखा प्रभावित तालुकों और ब्लॉकों में। ठीक है, 100 दिन से अधिक, मैक्सिमम कितना? 50 दिन अब अनुमन्य है। मनरेगा कामगारों के रिकॉर्ड में त्रुटि को रोकने के लिए आधार का प्रारंभ करने का प्रावधान किया गया है। पूर्ण स्वच्छता अभियान TSC तथा एकीकृत बाल विकास सेवा ICDS के साथ मनरेगा का अभिसरण किया गया है। किसके साथ? पूर्ण स्वच्छता अभियान TSC तथा एकीकृत बाल विकास सेवा ICDS के साथ मनरेगा को कन्वर्ज कर दिया गया है। अधोलिखित युग सुमेलित है। ट्राइसेम ये कब प्रारंभ हुआ? अगस्त 1979 में। NREP अक्टूबर 1980 में। JRY अप्रैल 1990 में। SGSY अप्रैल 1999 में। DDUGI पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना 20 नवंबर 2014 और मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014। ठीक है, तो ये डेट भले मत याद रखिएगा लेकिन सन जरूर याद रखिएगा।
तो दोस्तों आज के लिए इतना। कल के वीडियो में अर्थव्यवस्था से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल करके अर्थव्यवस्था का सेक्शन समाप्त कर देंगे। धीरे धीरे 30 दिन के कोर्स में आपको काफ़ी दिलचस्प जानकारियाँ इस कोर्स के माध्यम से, क्रैश कोर्स के माध्यम से मिलेंगी। यदि आपके कुछ सुझाव हो तो आमंत्रित हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, ये देखिए सन है और बहुत महत्वपूर्ण है। ये सब हमेशा पूछे जाते हैं पीसीएस के एग्जाम में, चाहे जितना भी पैटर्न चेंज हो जाए लेकिन पूछेगा ही पूछेगा। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, बोनस भुगतान अधिनियम 1965, समान कार्य हेतु समान मजदूरी 1975, बधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, श्रमिकों की छटनी 1991। ठीक है ना। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2010 से 3 नए संकेतकों का प्रयोग कर रहा है। किसका? जीवन प्रत्याशा सूचकांक LEI, शिक्षा सूचकांक EI और आय सूचकांक II। ठीक है ना। डियर मनी, चीप मनी और हॉट मनी क्या होती है? डियर मनी दोस्तों मुद्रा या ऋण महंगा हो जाए या ऋण पर ब्याज महंगा हो जाए या ऋण लेना महंगा हो जाए तो डियर मनी कहलाएगी। चीप मनी जैसा कि नाम से ही ज्ञात हो रहा है, सस्ता हो जाए ऋण, ब्याज सस्ते हो जाए, मुद्रा की वैल्यू कम हो जाए तो ये चीप मनी कहलाएगी। हॉट मनी क्या होगा? लाभ के उद्देश्य से मुद्रा का तीव्र गति से पलायन, ये हॉट मनी होगी। ठीक है ना। मुद्रा बहुत तेज परिचालित हो रही हो तो हॉट मनी। प्रथम श्रम आयोग का गठन कब किया गया? 1966 में। इसके अध्यक्ष पहले कौन रहे? PV गजेंद्र गडकर। ठीक, 1966 में पहले श्रम आयोग का गठन किया गया था। केंद्रीय बागवानी संस्थान कहाँ पे स्थित है? नागालैंड में स्थित है। अमर्त्य सेन तकनीकी चुनाव, ये देखिए कौन कौन से सिद्धांत से कौन कौन से व्यक्ति संबंधित हैं, अर्थशास्त्री, ये दिया गया है। अमर्त्य सेन तकनीकी चुनाव या चॉइस ऑफ टेक्निक्स। हर्षमैन व सिंगर असंतुलित विकास से संबंधित हैं, अनबैलेंस्ड ग्रोथ का सिद्धांत इन्होंने दिया था। रोस्टो विकास के चरण के सिद्धांत से संबंधित है, स्टेट ऑफ ग्रोथ। गुन्नार मिर्डाल या जी मिर्डाल ये चक्रीय संचयी प्रक्रिया, कम्युलेटिव सर्कुलर प्रोसेस से संबंधित हैं। और AK सेन से आप कंफ्यूज मत होइएगा, अमर्त्य सेन का ही नाम है, अमर्त्य कुमार सेन। सोशल वेलफेयर एंड कलेक्टिव चॉइस इनकी पुस्तक भी थी, ये सिद्धांत इन्होंने दिया था। तो बहुत महत्वपूर्ण है, मिलान के लिए भी आ सकता है और सेपरेटली भी पूछ सकता है। हार्वे लेविन्स्टीन, इन्होंने आवश्यक न्यूनतम प्रयास का सिद्धांत दिया। बड़े झटके का सिद्धांत किसने दिया? नक्स ने दिया। संतुलित विकास का सिद्धांत किसने दिया? रोडॉन ने दिया। याद रखिएगा, संतुलित विकास का सिद्धांत 2-3 बार पूछ चुका है ये। बड़े झटके का सिद्धांत नक्स ने, और गरीबी के दुष्चक्र का जो सिद्धांत दिया वो भी नक्स ने दिया है। रेगनर नक्स नाम था इनका। भारत सरकार की नई विदेशी व्यापार नीति की समयावधि क्या है? 2015 से 2020। नई विदेश व्यापार नीति की समयावधि 2015 से 2020 तक। नीति आयोग ने आकांक्षी जिला कार्यक्रम हेतु किस सामाजिक संस्था के साथ समझौता किया है? याद रखिएगा, ल्यूपिन फाउंडेशन के साथ समझौता किया है। भारतीय खाद्य निगम FCI की स्थापना, कई बार यह प्रश्न आ चुका है इसलिए महत्वपूर्ण है, 1965 में हुई थी। माप तौल की मौद्रिक प्रणाली अपनाई। देखिए एक बात याद रखिएगा भारतीय खाद्य निगम के बारे में दोस्तों, 95% जो आपूर्ति होती है अनाज की वो केवल 3 राज्यों द्वारा की जाती है FCI में। किस किस? हरियाणा, पंजाब, यूपी। ठीक है ना। हरियाणा, पंजाब, यूपी के द्वारा 95% लगभग अनाज की भारतीय खाद्य निगम को आपूर्ति की जाती है। माप तौल की मैट्रिक प्रणाली अपनाई गई कब? 1957 में अपनाई गई। माप तौल की जो मैट्रिक प्रणाली इसमें चल रही है वो मीट्रिक प्रणाली, मीटर संबंधित प्रणाली जो है 1957। ICDS योजना कब से प्रारंभ हुआ है? 1975 से।
मिड डे मील कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? 15 अगस्त 1995 से। पढ़े भारत बढ़े भारत योजना ये कब आरंभ हुआ? इसका 27 अगस्त 2014 को। ये किससे संबंधित है? किससे संबंधित है ये जरूर आपको याद रखना है। प्राथमिक विद्यालय की गुणवत्ता, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए। और यह सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत ही इसको लागू किया गया है। एकीकृत कृषि विपणन योजना ये 1 अप्रैल 2014 को लागू हुई। महत्वपूर्ण योजना है। किसानों को ज्यादा से ज्यादा बाजार उपलब्ध कराना, बाजार के ऑप्शंस ज्यादा किसानों को उपलब्ध हो पाए, एकीकृत कृषि विपणन योजना इसके लिए लागू की गई 1 अप्रैल 2014 को। राष्ट्रीय बागवानी मिशन वर्ष 2005 से 2006 या 2005-06, अगर एक सन दिया रहेगा ऑप्शन में तो 2005 आप लगाएंगे। वर्ष 2014-15 में समेकित बागवानी विकास का हिस्सा, यह 2014-15 से समेकित बागवानी विकास का हिस्सा बना दिया गया। उत्तर पूर्व के 8 राज्यों को छोड़कर, जिसमें सिक्किम, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश भी शामिल हैं, इन 8 राज्यों को छोड़कर समस्त राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है। जो ये 8 राज्य छूटे हुए हैं इनके लिए अलग से योजना, तकनीकी योजना लागू है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है। 16 अगस्त 2007 को प्रारंभ हुई। केंद्र इसमें 100% अनुदान देती है राज्यों को। इसका लक्ष्य क्या है? 11वीं योजना में कृषि क्षेत्र में 4% की दर से वृद्धि। हालांकि ये पुरानी है लेकिन अभी भी इसका महत्व जारी है, इसको जारी रखा जा रहा है किसी न किसी रूप में। सौभाग्य योजना बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। जनगणना 2011 क्या, देखिए इसको समझिएगा। जनगणना 2011 जब हुई तो उसके अनुसार भारत में 45% ग्रामीण घर विद्युत से दूर थे, विद्युत आपूर्ति वहां पे या कनेक्शन नहीं आ पाया था। 25 जुलाई 2015 को दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना वर्तमान सरकार ने चालू की पटना में। 30 अप्रैल 2017 की स्थिति जो थी वह यह थी इसके बाद कि 26% घर जो ग्रामीण घर थे उनमें विद्युत नहीं था, तो 45% से घटकर 26% हो गया। उसके बाद 25 सितंबर 2017 को इसमें और सुधार लाने के लिए और व्यापक बनाने के लिए इस योजना को सौभाग्य योजना लाई गई। ये एक व्यापक योजना है जो सिर्फ ग्राम में नहीं बल्कि शहर में भी कवरेंस है इसको शहर में भी कवर किया जा रहा है। इसके अंतर्गत सभी गरीब परिवारों को निःशुल्क कनेक्शन दिया जाएगा जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, गरीब परिवार हैं। अन्य जो गरीबी रेखा के ऊपर हैं या जो गरीबी परिवार में नहीं आते हैं, अन्य गैर विद्युतीकृत घर अगर वो गैर विद्युतीकृत हैं तो उनको 500 रुपए में कनेक्शन दिया जाएगा और इन 500 रुपए की जो वसूली की जाएगी 50 रुपए के 10 किस्तों में की जाएगी। इस योजना की लागत बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुल लागत 16,320 करोड़ रुपए है, जिनमें जो ग्रामीण के लिए है वो 14,025 करोड़ रुपए और जो शहरी योजना के लिए है 2,295 करोड़ रुपए है। तो योजना लागत पूछ सकता है, बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण योजनाओं की आपको अवश्य याद रखने हैं कि कितना आवंटन हुआ है। जैसे आयुष्मान भारत कार्यक्रम में मैं बताऊंगा कि कितना उसके लिए आवंटित हुआ, किस तरह से किया जा रहा है, सब चलेगा। इस क्रैश कोर्स में कुछ भी छूटेगा नहीं। देश में गैर वित्तीकृत घर लगभग 4 करोड़ थे लगभग, जिनमें 1 करोड़ जो है DDUG-JY अर्थात दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत कवर कर लिए गए। इसलिए बचे हुए 3 करोड़ गांव या 3 करोड़ घर, जिसमें 2.5 लाख ग्राम है, 2.5 करोड़ ग्राम है और 50 लाख सिटी शहर है, तो 3 करोड़ घरों को इसके अंतर्गत कवर किया जाएगा। इनका जो परिचालन है वो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन REC, जो कि नवरत्न कंपनी है भारत सरकार की, इसके द्वारा किया जा रहा है। नोडल इकाई है क्या? रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन REC द्वारा। दर्पण परियोजना दोस्तों ये डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर अ न्यू इंडिया, वित्तीय समावेशन से संबंधित है। दर्पण
किसके द्वारा? डाक, ग्रामीण डाक सेवाओं के माध्यम से ग्रामीण आबादी को बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी इसके माध्यम से। कब प्रारंभ किया गया? 21 दिसंबर 2017 को, जो संचार राज्य मंत्री हैं भारत सरकार के मनोज सिन्हा, उनके द्वारा यह शुरू किया गया। तरंग, ई ट्रांस व दीप मोबाइल ऐप, ये तीनों मोबाइल ऐप हैं। तरंग, ई ट्रांस व दीप किससे संबंधित है? बिजली क्षेत्र में पारदर्शिता लाने हेतु इनसे संबंधित हैं। केंद्रीय विद्युत मंत्रालय द्वारा ये जारी किए गए हैं। ब्लू चिप क्या है? बहुत चर्चा में रहता है। ब्लू चिप फंड, ये सब आप सुनते होंगे अक्सर। ब्लू चिप क्या होता है? ऐसी कंपनियां होती हैं जो बहुत ही सुदृढ़ होती हैं आर्थिक रूप से, ठीक है ना, तथा जिनका प्रबंधन बहुत ही सुचारू रूप से चल रहा होता है, जिसमें शेयर धारकों की हानि की संभावना नगण्य या बहुत कम होती है। शेयर लगाना जिनमें लाभदायक ही होता है, मतलब हानिकारक नहीं होता है। बाजार जोखिमों में सबसे कम या नगण्य जोखिम होता है, ठीक। सूक्ष्म ऋण, माइक्रो क्रेडिट क्या होते हैं? बिना किसी प्रतिभूति जमानत के समाज के अत्यंत कमजोर या गरीब वर्ग को जो ऋण दिए जाते हैं वो सूक्ष्म ऋण या माइक्रो क्रेडिट कहलाते हैं। इसकी अवधारणा किसने दी? अभी बहुत चर्चित रहेगा, इसीलिए यह प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है। बांग्लादेशी मोहम्मद यूनुस ने इसकी अवधारणा दी थी, जिसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। सूक्ष्म ऋण, माइक्रो क्रेडिट। ट्विन डिफिसिट क्या होता है? जुड़वा घाटा क्या होता है दोस्तों? राजकोषीय घाटा और चालू खाता घाटा को सम्मिलित रूप से ट्विन डिफिसिट, जुड़वा घाटा कहा जाता है। भारत में AEZ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक जोन की स्थापना कब की गई? 2001 में की गई। और SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन नीति कब घोषित की गई भारत में? अप्रैल 2000 में घोषित की गई, ठीक। दोनों प्रश्न महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। राजकोषीय घाटा क्या होता है? तीनों प्रकार के घाटे याद रखिए। राजकोषीय घाटा जो भारत सरकार का कुल व्यय होता है उसमें से कुल राजस्व आय और अंतिम रूप से प्राप्त पूंजीगत प्राप्तियां, इनको मिलाकर घटा देने से कुल व्यय में से वो राजकोषीय घाटा आता है, फिजिकल डेफिसिट आता है। राजस्व घाटा क्या होता है दोस्तों? रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? राजस्व व्यय, कुल राजस्व व्यय और कुल राजस्व आय जो भारत सरकार की है उसको एवल्यूट करने पर राजस्व घाटा आता है। प्राथमिक घाटा क्या होता है दोस्तों? राजकोषीय घाटा और में से ब्याज भुगतान अगर घटा दिया जाए, जो पुराने ऋणों पर भारत सरकार के ब्याज भुगतान होता है उसको घटा दिया जाए तो राजकोषीय घाटा और प्राथमिक घाटा आ जाता है। अच्छा, ग्रीनफील्ड एफडीआई और ब्राउनफील्ड एफडीआई बहुत चर्चा में रहा। अक्सर न्यूज चैनल पे आप अगर डिबेट सुनते होंगे, ग्रीनफील्ड एफडीआई, ब्राउनफील्ड एफडीआई सुना होगा आपने। तो क्या होता है ग्रीनफील्ड एफडीआई? ये नई परियोजनाओं में जब निवेश किया जाता है तो ग्रीनफील्ड, देखिए क्वेश्चन पूछा गया था उसमें एक ऑप्शन ये भी था कि पर्यावरण क्षेत्र में एफडीआई लाना, तो वह बहुत लोगों ने निशान मार दिया था। मुझे याद नहीं किस परीक्षा में, काफी लोगों ने उसको करेक्ट किया था, लेकिन वो गलत था। नई परियोजनाओं में जब निवेश किया जाता है तो ग्रीनफील्ड एफडीआई कहलाती है। ब्राउनफील्ड एफडीआई क्या होता है? पहले जो परियोजनाएं चल रही हैं उसमें निवेश करना ब्राउनफील्ड एफडीआई कहलाता है। खुले बाजार की कार्रवाई किसे कहते हैं? ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा सरकारी प्रतिभूतियां, ट्रेजरी बिल या अन्य जो स्वीकृत पत्र होते हैं उनका ओपन मार्केट में, खुले बाजार में क्रय विक्रय, खरीदना, खरीद बिक्री करना क्या कहलाता है? खुले बाजार की कार्रवाई कहलाता है। अब समितियां देखिए दोस्तों, महत्वपूर्ण समितियां पढ़ लीजिए। एक जगह था, ये बहुत ही बढ़िया हमको नोट्स मिली थी, वहां से मैंने ये लिया है, आप देख लीजिए इसको। हालांकि मैं सबका पीडीएफ दे रहा हूं, वहां पर आपको पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी सारी, जितने भी हमारे क्रैश कोर्स में महत्वपूर्ण टॉपिक्स चलेंगे। तो समितियां देख लीजिए। कृषि से संबंधित समिति जो थी राज्य समिति थी, कृषि जोत कर संबंधित है। वैद्यनाथन समिति सिंचाई से, खुसरो समिति कृषि शाख से, गुरु समिति कृषि विपणन से, वेणुगोपालन समिति पीडीएस से, हनुमंत राव समिति उर्वरक से, दवे समिति कृषि शाखा पत्र से। उद्योग में हजारी समिति औद्योगिक नीति से, गोस्वामी समिति औद्योगिक रुग्णता से, दत्त समिति औद्योगिक लाइसेंस से, अर्जुन सेन समिति सार्वजनिक उद्यम से और भावे समिति कंपनी सूचना से।
बैंकिंग की बात करें तो नरसिंघम समिति बैंकिंग सुधार, गोईपुरिया समिति बैंकिंग सेवा सुधार से, सुखमय चक्रवर्ती समिति या चक्रवर्ती समिति भी कहते हैं मौद्रिक प्रणाली से, मल्होत्रा समिति दोस्तों बीमा सुधार से, कई बार पूछा जा चुका है मल्होत्रा समिति बीमा सुधार, याद रखिएगा। तो वाघुल समिति जो थी म्यूचुअल फंड से संबंधित थी। कर से संबंधित जो समिति है याद रखिए, वांचू समिति प्रत्यक्ष कर से, रेखी समिति अप्रत्यक्ष कर से, एलके झा समिति अप्रत्यक्ष कर से, पार्थ सारथी समिति जो है कर नीति से, और वाई वी रेड्डी समिति कर छूट सीमा से। ठीक है, गरीबी तथा बेरोजगारी संबंधित समिति जो देख लीजिए, लकड़वाला समिति गरीबी अनुमान, दांतेवाला समिति बेरोजगारी अनुमान, भगवती समिति बेरोजगारी अनुमान, सेनगुप्त समिति शिक्षित बेरोजगारी, भूतलिंगम समिति ये मजदूरी से संबंधित थी, सरकारिया आयोग केंद्र राज्य संबंध संबंधित। इसके अलावा जो अन्य हैं देख लीजिए, सरकारी आयोग केंद्र राज्य संबंध से संबंधित था, महालनोबिस आयोग राष्ट्रीय आय संबंधित है, रंगराजन समिति भुगतान संतुलन से, स्वामीनाथन जनसंख्या नीति से, वानुका प्रतिभूति बाजार से, मालेगाम प्राथमिक पूंजी से, राकेश मोहन समिति आधारिक संरचना से, डीके गुप्ता समिति दूरसंचार से संबंधित है। इतनी समितियां, हालांकि समिति के अलग से मैं सिर्फ समिति की वीडियो तैयार करके आपको कल सुबह दूंगा, उसको देख लीजिएगा। पुरानी से लेकर अभी तक जितनी समितियां बनी हैं आज तक की, सब उसमें सम्मिलित में। देखिए बॉक्सेस यूज होते हैं, अक्सर चर्चा में रहते हैं, ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स, अंबर बॉक्स और स्पेशल बॉक्स। तो ग्रीन बॉक्स क्या है, ये पर्यावरण से संबंधित है। ब्लू बॉक्स क्षतिपूर्ति से संबंधित है, उत्पादन के संदर्भ में। अंबर बॉक्स जो है वो व्यापार से संबंधित है, ट्रेड से संबंधित है। और स्पेशल बॉक्स निवेश सहायता से संबंधित है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये सेपरेट भी पूछ सकता है और मिलान करने के लिए भी आ सकता है। नाबार्ड यहाँ 19 जुलाई गलती से लिख गया था, 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई थी। ये कृषि क्षेत्र में ऋण प्रदान करता है, डायरेक्टली ऋण नहीं देता है, बल्कि जो वाणिज्यिक बैंक हैं और सहकारी बैंक हैं उनके माध्यम से ऋण दिलाता है। 3 तरह के ऋण इसके माध्यम से दिए जाते हैं, अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन। अल्पकालीन ऋण जो है 18 महीने की अवधि के लिए, मध्यकालीन 18 महीने से 7 वर्ष की अवधि के लिए, और जो दीर्घकालीन ऋण होते हैं वो 7 वर्ष से 25 वर्ष तक की अवधि के लिए दिए जाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। पर्यावरण, कृषि और अन्य जो स्टैटिक पोर्शन है उसके भी हम शामिल करेंगे इसमें। सभी क्रैश कोर्स में मतलब सब कुछ शामिल होगा। यह 30 दिन का कोर्स परीक्षा पास करने के लिए पर्याप्त होगा, यह मेरा विश्वास है। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। 15वां वित्त आयोग, इसके संबंध में जो महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए। वित्त आयोग जैसा कि आप जानते हैं संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत एक संवैधानिक संस्था है जिसका गठन राष्ट्रपति करता है। इसी अनुच्छेद के तहत इसमें कुल 5 सदस्य होते हैं, 5 वर्ष के लिए इसका गठन होता है। अध्यक्ष सहित 5 सदस्य होते हैं। मंजूरी 22 नवंबर 2017 को हुई, गठन इसका 27 नवंबर 2017 को हुआ। समयावधि इसकी क्या रहेगी, 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2025 तक समयावधि पूछता है। इसके अध्यक्ष कौन है, NK सिंह हैं। 4 अन्य सदस्य, उनके नाम याद रखेगा, अनूप सिंह, अशोक लाहिरी, रमेश चंद्र, शशिकांत दास। ठीक है ना। इसके सचिव कौन है, अरविंद मेहता इसके सचिव हैं। डबल डिप रिसेशन क्या होता है, डबल डिप रिसेशन, मांग का अभाव, मंदी से तेजी की ओर, मंदी के बाद तेजी, फिर मंदी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों डबल डिप रिसेशन सी इसका उत्तर होगा। मंदी के बाद तेजी आती है और अचानक फिर से मंदी आ जाती है तुरंत। इस स्थिति को डबल डिप रिसेशन कहते हैं, जो कि मंदी से भी खतरनाक स्थिति होती है, भयावह स्थिति होती है। प्रतिकारी शुल्क क्या होता है, निर्यात शुल्क, आयात शुल्क, कर अपवंचन के विरुद्ध शुल्क, निर्यात सब्सिडी। देखिए दोस्तों, प्रतिकारी शुल्क दिया हिंदी वालों के लिए, विशेषकर मैं बोल रहा हूं, क्योंकि इंग्लिश वालों को तो दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि डंपिंग ड्यूटी वहां पे लिखी होगी, जो कि सभी को लगभग पता है।
लेकिन कभी कभी हिंदी में ऐसे वर्ड्स यूज कर लेता है, इसीलिए मैंने स्टार दिया है इसमें, ये बताने के लिए आपको। जब आपको हिंदी वर्ड समझ में ना आए तो आप इंग्लिश में जाइए और देखिए, वहाँ पे आपको इकोनॉमी हुआ या साइंस हुआ, इनसे रिलेटेड जो टर्मोलॉजीज होती हैं वो इंग्लिश में ज़्यादा समझ में आएंगे आपको, ठीक है ना। तो डंपिंग ड्यूटी आयात शुल्क पे, आयात शुल्क होता है प्रकार से, जो विदेश से आयात किया जाता है उसकी वस्तुओं पर लगाया जाता है, ताकि यहाँ के जो व्यापारी हैं उनको संरक्षण दिया जा सके, ठीक है ना। प्रोजेक्ट सशक्त का संबंध है, प्रोजेक्ट सशक्त से संबंधित है, एनपीए की समस्या को हल करने से संबंधित है प्रोजेक्ट सशक्त। नैरोबी पैकेज संबंधित है किससे? डब्ल्यूटीओ से, विश्व व्यापार संगठन का जो सम्मेलन हुआ था केन्या की राजधानी नैरोबी में, वहां पर नैरोबी पैकेज वहीं से संबंधित है। 2015 में यह बैठक हुई थी। हाल ही में चर्चित ट्रेड वार संबंधित है, यूएसए व रूस, यूएसए व उत्तर कोरिया, चीन व भारत, या यूएसए व चीन। तो दोस्तों यह डी इसका उत्तर होगा, यूएसए व चीन। चीन ने इस ट्रेड वार को इतिहास का सबसे बड़ा ट्रेड वार घोषित किया था, ठीक है ना। तो लगभग जुलाई के आसपास की यह घटना है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। विश्व असमानता रिपोर्ट 2018 के विषय में जान लीजिए। विश्व असमानता लैब द्वारा यह जारी होता है। विश्व के लगभग सभी देशों में आर्थिक असमानता बढ़ी है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2018 में जो जारी हुआ है, विश्व के लगभग सभी देशों में आर्थिक असमानता बढ़ी है। भारत में उदारीकरण के बाद से आय असमानता लगातार बढ़ रही है। इसका कारण क्या बताया इसने? इसका कारण बताया है कि जो निजीकरण हो रहा है उससे यह समस्या आ रही है। विश्व के इसी रिपोर्ट की बात है, इस विश्व के 0.1% लोगों के पास विश्व की कुल दौलत का 13% हिस्सा है, ठीक। 1980 के बाद से चीन की अर्थव्यवस्था 800% बढ़ी है, जबकि भारत की अर्थव्यवस्था 200% बढ़ी है। भारत और चीन की अर्थव्यवस्थाओं में तुलना भी इसने की है। तो 1980 के बाद से चीन की अर्थव्यवस्था 800% बढ़ी है, जबकि भारत की अर्थव्यवस्था 200% ही बढ़ी है। चीन की जनसंख्या में 1% सबसे अमीर लोगों के पास कुल संपत्ति का 14% है, जबकि भारत में 1% जो सबसे अमीर लोग हैं उनके पास कुल संपत्ति का 22% है, ठीक है ना। तो असमानता भारत में कहीं ज्यादा है चीन से। चीन में प्रति व्यक्ति आय भारत से 5 गुना अधिक है 2016 के आंकड़ों के अनुसार। भारत में पंजीकृत कारखानों की सर्वाधिक संख्या कहां पर है? तो तमिलनाडु में सबसे ज्यादा पंजीकृत कारखाने हैं। क्वेश्चन है, मुद्रा योजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। क्या इसके अंतर्गत सूक्ष्म संस्थाओं को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है? दूसरा है, तरुण उद्यम हेतु सीमा 5 लाख से 10 लाख रुपए तक है। देखिए दोस्तों, मुद्रा योजना बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है भारत सरकार की, इसलिए इसके बारे में सभी तथ्य आप जान लीजिए। पहली बात कि 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का शुभारंभ किया गया, 8 अप्रैल 2015 को। जो सूक्ष्म उद्यम है उनको वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए इस योजना का शुभारंभ किया गया है। इसके अंतर्गत मुद्रा का फुल फॉर्म क्या है? माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी का गठन किया गया है। किसके तहत किया गया है? कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत किया गया है। एक गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था के रूप में इसका गठन किया गया है, ठीक है। कुछ और महत्वपूर्ण बातें कि यह सिडबी जो है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की एक अनुषंगी इकाई के रूप में इसका गठन किया गया है। संपूर्ण पूंजी इसकी सिडबी द्वारा ही प्रदान की जाती है। और एक बात कि मुद्रा जो है दोस्तों, वह सीधे ऋण नहीं देता है सूक्ष्म उद्यमों को, बल्कि यह वाणिज्यिक बैंक, ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक जो भी सूक्ष्म उद्यमों को ऋण प्रदान करते हैं उनको यह वित्त प्रदान करता है, ठीक है। तो डायरेक्टली ऋण नहीं देता है मुद्रा बैंक। और मुद्रा सूक्ष्म उद्यमों को अधिकतम कितना, अगर पूछेगा एग्जाम में कि मुद्रा सूक्ष्म उद्यमों को अधिकतम कितने लाख तक का ऋण या कितना
ऋण प्रदान कर सकता है। तो कितना, 10 लाख रुपए अधिकतम सीमा है इसकी। और न्यूनतम सीमा क्या है, इसकी न्यूनतम सीमा निर्धारित नहीं है। ठीक है, कभी कभी न्यूनतम सीमा दिया रहता है, तो न्यूनतम सीमा इसकी निर्धारित नहीं है दोस्तों। ठीक है ना। इसके अलावा यदि पूछा जाए कि मुद्रा की अधिकृत ऑथराइज्ड कैपिटल या अधिकृत पूंजी कितनी है, तो कुल 1000 करोड़ इसकी अधिकृत कुल पूंजी है। अब आते हैं प्रश्न के ऊपर। प्रश्न में क्या कहा गया है कि इसके अंतर्गत सूक्ष्म संस्थाओं को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। तो 4 श्रेणियों में विभाजित नहीं किया गया है दोस्तों, 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, शिशु, किशोर और तरुण। शिशु उद्यम, किशोर उद्यम और तरुण उद्यम। शिशु उद्यम के तहत 50,000 तक का ऋण देती है, किशोर उद्यम के तहत 50,000 से लेकर 5 लाख तक, और तरुण उद्यम के तहत 5 लाख से लेकर 10 लाख तक का ऋण देती है। ठीक है ना, तो ये याद रखिएगा। तरुण उद्यम में है तो 5 लाख से 10 लाख। तो दूसरा सही है, पहला गलत है। 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, शिशु, किशोर और तरुण। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, केवल 2 सही है, बी इसका उत्तर होगा। असत्य कथन पहचाने। भुगतान बैंक ऋण नहीं प्रदान करते, ये डेबिट कार्ड जारी नहीं करते किंतु क्रेडिट कार्ड जारी करते हैं, ये साख सृजन नहीं कर सकते हैं, ये प्रत्यक्ष लाभ अंतरण सुविधाएं दे सकते हैं। तो आपको बताना है क्या इसमें असत्य है। तो पहला तो सही है, भुगतान बैंक ऋण नहीं प्रदान करते हैं। बी में आइए, ये डेबिट कार्ड जारी नहीं करते किंतु क्रेडिट कार्ड जारी कर सकते हैं। यह बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि पहला ही जो ऑप्शन है, भुगतान बैंक ऋण नहीं प्रदान करते हैं, तो क्रेडिट कार्ड ये जारी नहीं करते हैं, बल्कि ये डेबिट कार्ड जारी करते हैं। ठीक है ना, तो बी इसका गलत है। ये क्रेडिट कार्ड जारी नहीं करते हैं बल्कि डेबिट कार्ड जारी करते हैं, तो बी इसका गलत है। सी है, ये साख सृजन नहीं कर सकते, यह भी बिल्कुल सही है। तो यह अन्य बैंकों की तरह तो होते हैं लेकिन साख का सृजन नहीं करते हैं, साख उत्पन्न नहीं करते हैं। ये जमाएं स्वीकार करते हैं और भुगतान करते हैं लेकिन ऋण नहीं प्रदान कर सकते, इसलिए साख से इनका लेना देना नहीं है। ये प्रत्यक्ष लाभ अंतरण सुविधाएं दे सकते हैं, यह बिल्कुल सही है। ये एटीएम दे सकते हैं, फंड ट्रांसफर, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, टैक्स जमा करना, ये सभी सुविधाएं ये प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, तो बी इसका असत्य होगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। चूंकि आंकड़े अधिक हैं इसलिए ज्यादा लंबा वीडियो सही भी नहीं होगा, अब तक आप लोग बोर हो चुके होंगे। वीडियो कैसा लगा, आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपका कुछ सुझाव हो तो आमंत्रित है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपने लर्निंग ऐप अभी तक डाउनलोड न किया हो, अनअकैडमी लर्निंग ऐप, तो इसको डाउनलोड इंस्टॉल कर लें। यहाँ पर कोई भी विषय, किसी भी एजुकेटर को आप सर्च करेंगे, कोई टॉपिक सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा, आप आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। या फिर चाहें तो सब्सक्रिप्शन लेकर के पढ़ाई कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन आपको 1 मंथ से लेकर के 2 साल तक के उपलब्ध हैं, अर्थात 1 महीने से लेकर आप 2 साल तक का एडमिशन ले सकते हैं। प्रशुल्क कुछ उसमें लगेगा, जो भी सब्सक्रिप्शन चार्जेस हैं देकर पढ़ सकते हैं। हमारा रेफरल कोड अगर आप यूज़ करते हैं, रेफरल कोड है UD10 मेरा, ये यूज़ करते हैं तो किसी भी कोर्स में आपको छूट मिल जाएगी। ठीक है, तो इसको अवश्य अगर आपको ज्वाइन करना है तो UD10 रेफरल कोड अवश्य यूज़ करिएगा। ठीक है ना। तो 12 महीने का कोर्स में जैसे 7,000 रुपये आपका लग रहा है, तो 24 महीने कोर्स में उसी कोर्स में 9100 रुपये लगेंगे। तो आपका 2 वर्ष का जो फ़ी रहेगी वो कम पड़ रही है, तो आप चाहें तो 2 साल के लिए सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं आराम से, तब तक आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो UD10 आप याद रखिएगा रेफरल कोड। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।